स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 4 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी ने किस कंपनी के साथ को ब्रांडेड अकाउंटलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। इनके बारे में विस्तार से जान लें। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड काउंटलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई के रूप के प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं। इसके 2 वेरिएंट हैं, पंजाब नेशनल बैंक रुपे प्लेटिनियम और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक रुपे सेलेक्ट में उपलब्ध है। ये दोनों सब ब्रांडेड कार्ड कैश बैंक लॉयल्टी पॉइंट के साथ पतंजलि के दैनिक उत्पादों को खरीदने के लिए एक परेशानी मुक्त क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक रुपे प्लेटिनम और पंजाब नेशनल बैंक रुपे सेलेक्ट कार्ड धारकों को एक्टिवेशन पर 300 रिवार्ड पॉइंट का स्वागत बोनस मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन द नेम यूनियन यू कैन बैंक अपॉन। अब पतंजलि के बारे में जान लें। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना 2006 में हुआ। इनका मुख्यालय हरिद्वार में है। इनके संस्थापक स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्णन हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1955 में इनका स्थापना हुआ। इनके अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा हैं। इनका मुख्यालय मुंबई में है और सहयोगी कंपनियां इनके एसबीआई कार्ड और ज़्यादा हैं। प्रबंधक निर्देशक इनके प्रवीण कुमार गुप्ता और श्री दिनेश कुमार खारा हैं। आरबीआई के बारे में कुछ जान लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका स्थापना 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुआ। इनका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर इनके शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व रुपया आरबीआई में 46,69,426 करोड़ रुपया है। डॉलर में बात करें 681.74 अरब डॉलर है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इंटरफेस हार्मोनी वीक फरवरी के कौन सा सप्ताह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दूसरा सप्ताह, बी पहला सप्ताह, सी तीसरा सप्ताह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पहला सप्ताह। पहला सप्ताह मनाने वर्ल्ड इंटरफेस हार्मोनी एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2010 में महासभा के पदनाम के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। सांस्कृतिक शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेस हार्मोनी वीक की कल्पना की गई थी। द वर्ल्ड इंटरफेस हार्मोनी द वीक द कॉमन वर्ल्ड अग्रणी कार्य पर आधारित है। विश्व इंटरफेस हार्मोनी वीक की कल्पना संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजा अब्दुल द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये पिक्चर में देख रहे हैं, यही इसी तरह मनाया जाता है। इनका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी
अरुणाचल प्रदेश, डी लद्दाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। लद्दाख में मनाया जाता है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था। इस रंगीन त्यौहार को देखने के लिए भक्त हर साल स्फूर्ति मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। लेह से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है स्फूर्तिक। इस त्यौहार को शांति और समृद्धि का उत्सव है, जो लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्फूर्तिक मठ में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण रंगीन मुखौटा नृत्य है, जिसे स्थानीय रूप से मठ के भिक्षुओं द्वारा महाकाल, पलदान, सफ़ेद महाकाल, रक्षक देवता जैसे विभिन्न देवताओं को दर्शाते हुए उनके श्रेष्ठ वस्त्रों में प्रदर्शन किया जाता है। लद्दाख को मानना है कि इस त्यौहार के बाद मौसम ठंड से गर्म और सुहावना हो जाता है। इनके लद्दाख के बारे में बस इतना ही। वहाँ के लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश पे बात करते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है, जो अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है। बस इनके बारे में बस इतना ही। उत्तराखंड के बारे में अब बात करते हैं। उत्तराखंड गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर वी.डी. मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। राजधानी ईटानगर है। यहाँ की प्रमुख जनजाति के बारे में जान लें, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे यहाँ के हैं भोनपा जनजाति, न्यासी जनजाति, सोरटुकपेन जनजाति और भी जनजाति हैं। पहले ये तीनों जनजाति के बारे में विस्तार से जान लें। सेडुपकेन जनजाति के बारे में क्या है? ये बौद्ध धर्म के महायान को मानते हैं और आदिवासी जादू धार्मिक मान्यताओं का मिश्रण है और ये एक अच्छे कृषक होते हैं। बात करें मोनपा जनजाति के पास संस्कृति और समृद्धि का विरासत है। और न्यासी जनजाति जो लोअर सुनबरीसरी जिले के प्रमुख हिस्से में बसे हुए हैं, लोग सबसे बड़े समूह के हैं। और भी जनजाति हैं जैसे खामटी जनजाति, वे बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित रखते हैं। वाचो जनजाति, नाक्टे जनजाति की वह सबसे बड़ी खासियत है। परीक्षा में ये पूछ दिया जाएगा कि नाक्टे जनजाति कौन से धर्म को मानते हैं, तो नाक्टे जनजाति ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। खम्बा और मेवा जनजाति पश्चिमी सियांग के उत्तरी में रहते हैं और वे बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को किस कंपनी के पास बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, बी नलवा स्टील पावर लिमिटेड, सी JSW स्टील, डी टाटा स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टाटा स्टील। आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति द्वारा अधिकृत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद
TASCPL को नीलांचल इस्पात का मालिकाना हक सौंपने को मंजूरी दे दी है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, नालवा स्टील पावर लिमिटेड और JSW स्टील भी शामिल है। लेकिन इस बोली में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को सौंपी गई। बात करें नीलांचल इस्पात, तो नीलांचल इस्पात का प्लांट उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित है। 30 मार्च 2020 से ये कंपनी बंद है। बात करें मौजूदा केंद्रीय सरकार में, तो नीलांचल इस्पात के बाद प्राइवेटाइजेशन का दूसरा सबसे सफल ये प्राइवेटाइजेशन है। इस लिस्ट में पहली प्राइवेटाइजेशन कंपनी के रूप में बात करें तो एयर इंडिया सबसे सफल हुआ, और जिसे टाटा ही ने खरीदा 18,000 करोड़ रुपए में और अपने नाम कर लिया। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में बजट के दौरान केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 7.1%, बी 5.3%, सी 6.7%, डी 6.4%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.4%। इनके बारे में विस्तार से जान लें। वित्त मंत्री ने घोषणा की 2022-23 के बजट में कि राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानतः 6.4% रहने का अनुमान है। सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के स्तर को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानतः 6.9% रहने का अनुमान है। 2022-23 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा 16,61,196 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 20 पूंजीगत व्यय चालू वर्ष के 5.54 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। यह GDP का करीब 2.9% होगा। 2022-23 के लिए सरकार का कर्ज 11,58,719 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने वार्षिक बजट के दौरान लोगों के लिए ई-पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? आज का पहला ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। इनके बारे में विस्तार से जान लें कि हाल ही में वित्त मंत्री ने बजट के दौरान यह घोषणा की कि सरकार 2022-23 में एम्बेडेड चिप्स फ्यूचरिस्टिक तकनीकी के साथ ई-पासपोर्ट जारी करेगा। इस ई-पासपोर्ट में एक एम्बेडेड चिप होगी जिसमें किसी व्यक्ति की सभी व्यक्तिगत जानकारी होगी। इसमें 64 किलोबाइट मेमोरी होगी। डिजिटल हस्ताक्षर होंगे जिन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ई-पासपोर्ट 30 यात्राओं तक की जानकारी संग्रहित करेगा और यह पहली बार आम नागरिक के लिए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ई-पासपोर्ट की पहली घोषणा 2019 में की गई थी और सरकार अब तक 20,000 आधिकारिक और राजनयिक ई-पासपोर्ट जारी कर चुकी है। ई-पासपोर्ट का उत्पादन नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में तैयार किए जाएंगे। इनके बारे में बस इतना ही। लेकिन बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो जापान 1 नंबर पे है। आप कमेंट में बताएंगे भारत और अमेरिका का पासपोर्ट इंडेक्स वर्तमान में कितने नंबर पे है पूरी दुनिया में। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करने के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए डिजिटल पूर्वोत्तर दृष्टिपत्र, बी राष्ट्रीय बास मिशन, सी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन क्रिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना,
डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन क्रिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना, इनके बारे में जान लें। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन क्रिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना को उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। सरकार इस नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की आवंटित किए गए हैं। इस योजना में उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका से संबंधित क्रियाकलाप को सुलभ बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को भरना। बात करें डिजिटल पूर्वोत्तर की, डिजिटल पूर्वोत्तर के बारे में जान लें। 2022 में ही हुआ है। इस योजना को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री, आईटी मंत्री ने इस योजना को गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट विजन के लिए अगस्त में जारी किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। और उसके बाद राष्ट्रीय बास मिशन के बारे में जान लें। राष्ट्रीय बास मिशन केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वार्षिक बजट के दौरान राष्ट्रीय बास मिशन की घोषणा की गई और 12,290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए भारी उद्योग मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए भारी उद्योग मंत्रालय। इनके बारे में विस्तार से जान लें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इस योजना को 1207 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया है। सरकार की ओर से 975 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है और शेष 232 करोड़ रुपया उद्योग योगदान के माध्यम से आएंगे। बात करें सहकारिता मंत्री अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। जल शक्ति मंत्रालय के बारे में बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय इस मंत्रालय का सृजन मई 2019 में किया गया। इनके वर्तमान कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो उनका जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से उनका संसदीय क्षेत्र है। बात करें राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं, उनका संसदीय क्षेत्र अंबाला है। आज के लिए बस आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम की सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों का निपटान करना है। बात करें बिहार का, बिहार के लिए सबसे चर्चित और अभी हाल ही में बहुत चर्चित है सेब की खेती। सेब की खेती की चयनित जिले की बात करें तो इसमें भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय में 2-2 हेक्टेयर पर खेती की जाएगी, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर पर खेती की जाएगी। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना, यूपी अभ्युदय योजना, यूपी कन्या सुमंगला योजना। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ हैं।
इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जनवरी, बी 2 फरवरी, सी 31 जनवरी, डी 30 जनवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 जनवरी। इनके बारे में विस्तार से जान लें। उपेक्षित कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस गरीबी से संबंधित बीमारियां की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना विषय के तहत मनाया गया। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के कुछ उदाहरण चगास रोग, चिकनगुनिया रोग, डेंगू, कुष्ठ, रेबी, ट्रैकोमा ये दुनिया के 1 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अल्बर्ट झील किन 2 देशों के बीच का सीमा बनाता है? ऑप्शन ए अमेरिका कनाडा, बी युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी भारत चीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ये चर्चा में रहा है। ये चर्चा में इसलिए रहा है कि फ्रांस की 2 तेल कंपनियां टोटल एनर्जी और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन ने युगांडा के ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने के लिए एक क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच 160 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा झील अल्बर्ट झील में कच्चे तेल के भंडारण का दोहन करना है। और बात करें अल्बर्ट झील, तो अल्बर्ट झील की लंबाई 160 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका कनाडा के बीच 5 झील हैं, 5 झीलों का समूह है। उनके वो झील का नाम है सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो झील है। यह समूह विश्व का क्षेत्रफल एवं घनफल में ताजे पानी के लिए सबसे विशाल समूह है। इसे महान झील भी कहा जाता है। महान झीलों के पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। और बात करें अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कनाडा और अमेरिका की सीमा को निर्धारण किया गया है और सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा किया जाता है। अब बात करें भारत और चीन की, तो भारत और चीन के बीच का झील का नाम पेंगोंग त्सो है, जो 35 किलोमीटर लंबा है और स्थलीय सीमा से घिरी हुई है। इसका 45 किलोमीटर हिस्सा लद्दाख में है, बाकी हिस्सा 90 किलोमीटर तिब्बत में है। मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत इसी क्षेत्र में हुई थी। यह झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लंबी और सकरी और गहरी झील है। इसमें कोई जलीय जीव नहीं है। 19वीं शताब्दी के मध्य यह झील जॉनसन रेखा के दक्षिण छोर पर स्थित थी। जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक व्यास था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में सेना दिवस परेड सम्मान में परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य ट्रॉफी सेना के कौन से रेजिमेंट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? और ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, बी राजपूत रेजिमेंट, सी असम रेजिमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम रेजिमेंट। असम रेजिमेंट ने परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य ट्रॉफी अपने नाम किया। इनके बारे में विस्तार से जान लें।
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सेना दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी असम रेजिमेंट को प्रदान की, जबकि राजपूताना रेजिमेंट ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ष की सेना दिवस पर परेड के लिए मद्रास रेजिमेंट ने सेंटर ने सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री बैंड की ट्रॉफी जीती है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश बने? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान के जस्टिस उमर बंदियाल 28वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। इनके बारे में और विस्तार से जान लें। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली। जस्टिस उमर 16 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वो लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके बारे में बस इतना है। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकृत आकार का ग्रह खोजा गया है? ऑप्शन ए नासा, बी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, सी इसरो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 2019 में लॉन्च की गई कैविटी राइटिंग जिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट ने अपनी खोज में पाया कि अपनी मेजबान तारे की परिक्रमा एक दिन से भी कम में समय पूरी कर लेता है। ये विकृत आकार का जो ग्रह खोजा गया है वो एक दिन से भी कम समय में अपना समय पूरा कर लेता है। इस ग्रह को एक वर्ष 24 घंटे से भी कम समय लगता है चक्कर लगाने में। इस एक्सोप्लैनेट का नाम WAACP 103 के नाम से जाना जाएगा। यह धरती से 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका आकार बृहस्पति से 2 गुना तथा द्रव्यमान में 1.5 गुना अधिक है। आज का इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां प्रश्न और ये मेरा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर मदन त्रिपाठी, बी LKVD, सी डॉक्टर अनंत नागेश्वरम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मदन त्रिपाठी। इनके बारे में जान लें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परीक्षा और प्रमाणन के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। यह राष्ट्रीय परीक्षा निकाय में से एक है जो गैर औपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थानों संगठनों को मान्यता देता है। अब बात करें डॉक्टर अनंत नागेश्वरम का। ये हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। इनके बारे में बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।